एग्जाम्पल नंबर 3 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। अध्याय 5 हमने जब सोल्व किया था 5वां चैप्टर, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। हम इसको इस विधि से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल अवकलन हो रखा है, इसका सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का तरीका देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम CF ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें 2 भाग प्राप्त करने, CF के 2 भाग प्राप्त करने। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जब डबल अवकलन हो, इसका साथ में कांस्टेंट हो, यानी कि कांस्टेंट जब भी आता है तो हम डायरेक्ट CF का भाग प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसको देखो D के पदों में लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो हो गया, ये मानक रूप में लिखते हैं, तो मानक रूप में हमारे पास P, Q और R मिल चुका है। ये तो आप प्रत्येक क्वेश्चन में करना है, जब भी आपको डबल इक्वेशन की सोल्व करना है, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन को सोल्व करना है, तो ये काम तो आपको करना ही है, P, Q, R तो लिखना है आपको। इसके बाद हम लिखते हैं CF के भाग प्राप्त करते हैं। CF के भाग प्राप्त करने के लिए हम इसको सोल्व करेंगे आगे। तो सोल्व करने के लिए मैं इसको D के पदों में लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो डबल अवकलन था तो D की पावर 2 हो गया, और फर्स्ट अवकलन तो था ही नहीं, तो फिर हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे y था तो y हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा क्वेश्चन हो गया इस तरह से। हमने चैप्टर 5 में सीखा था इस तरह से लिखना और इसको सोल्व करना। तो यहाँ पे हम CF तो उसी तरह से प्राप्त करेंगे जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में हमने CF ज्ञात करना सीखा था, उसी तरह हम यहाँ पे CF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अब हम सहायक समीकरण रखते हैं। तो सहायक समीकरण होगी इस तरह से। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे D होता है ना वहाँ पे हम m लिख देते हैं, और जो भी y के गुणा में होता है वो पूरा फंक्शन यहाँ पे आता है, तो वो पूरा आ गया, और उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं, तब जाके हमें सहायक समीकरण मिलती है। अध्याय 5 में हमने बहुत अच्छे तरह से पढ़ा था CF ज्ञात करना। तो यहाँ पे सहायक समीकरण हो जाएगी इस तरह से। तो इसके जो m के 2 मान मिलेंगे यहाँ से, तो m के 2 मान हो जाएंगे हमारे पास इस तरह से। तो इसके लिए हम CF ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका CF होगा इस तरह से, CF इक्वल टू C1 cos AX प्लस C2 cos BX। तो ये जो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट है C1 और यहाँ पे C2, तो इनका जो गुणांक होता है, इनका गुणांक यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके साथ में जो भी गुणा में होता है, यहाँ पे cos AX यहाँ पे गुणा में, तो ये CF का भाग है। इसके साथ में गुणा में sin AX, तो ये भी CF का भाग है। तो यहाँ पे देखो एक CF का भाग तो हमें ये मिल चुका है, दूसरा CF का भाग हमें ये मिल चुका है। तो अब हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो CF के दोनों भाग में मिल चुके हैं, हमारी पहली स्टेप पूरी हो चुकी है, हमें CF के दोनों भाग यहाँ पे मिल चुके हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए हम मानेंगे y इक्वल टू इस तरह से, इसका संपूर्ण हल मानेंगे हम y इक्वल टू AU प्लस BV। ये मान लिया हमने इसका संपूर्ण हल। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे U है वहाँ पे cos AX, जहाँ पे V है वहाँ पे sin AX हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारे पास 2 सूत्र होते हैं, ये दोनों सूत्र, इन दोनों सूत्र से हमें यहाँ पे U और V का मान रखेंगे। ये दोनों हमें याद होना चाहिए, ये और ये दोनों हमें याद होना चाहिए, हम डायरेक्ट यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे हमें U का मान रखेंगे, यहाँ पे ये V का मान रखेंगे ये, तो हम यहाँ पे मान रखेंगे, और यहाँ पे हम रखेंगे du/dx, यानी कि इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके रखेंगे, इसका भी हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dv/dx का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। r का मान हम यहाँ से रखेंगे, ये जो है तो मान रखेंगे, तो हमें ये 2 इक्वेशन मिलेगी। इसके लिए हमें ये मिल चुकी है और इसके लिए हमें ये मिल चुकी है। यहाँ पे देखो du/dx का मान है ये, dv/dx का मान है ये कहाँ से आया, तो इनके अवकलन से आया, v और x के अवकलन से आया है। यहाँ पे v और u के अवकलन से हमें ये मिला है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल हमारे पास dA/dx dB/dx, ये 2 वेरिएबल है और हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक तो ये और एक ये। तो हम यहाँ से dA/dx और dB/dx का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनका मान प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, dB/dx का मान मिलेगा हमें 1। जब आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करके या विलोपन विधि से सोल्व करके देखना, आपको यहाँ पे dB/dx का मान आपको इस तरह से मिलेगा, dB/dx का मान मिलेगा, यहाँ पे गुणा में a मिलेगा और इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इसका हल कर सकते हैं हम, यहाँ पे dx को इस साइड में वो सेंड कर सकते हैं हम, यहाँ पे dx यहाँ पे आ जाएगा, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं फिर। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे dB और यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 1 dx। तो यहाँ से देखो a है तो a यहाँ पे बटवे में चल जाएगा, तो यहाँ पे dB इक्वल टू 1/a dx इस तरह से आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो b का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे b, और यहाँ पे x, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए, तो हमने k2 कांस्टेंट मान लिया। आप k1 मान लो, c1 मान लो, कुछ भी मान लो, हमने k2 मान लिया यहाँ पे कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो dB/dx है,
डी बी अपॉन डी एक्स का मान यहाँ से देखो 1/a आएगा, 1/a आएगा तो वो मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, या तो इस इक्वेशन में यहाँ पे रखें या इस इक्वेशन में रखें। तो यहाँ पे तो काफ़ी कठिन है, आप यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखोगे आप ये मान तो आपको डी ए अपॉन डी एक्स का मान मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपको डी ए अपॉन डी एक्स का मान आपको ये मिल जाएगा। ये जो मान मिलेगा आपको, आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि dx है, dx को आप इस साइड में लेके जाओगे तो आपको tan ax dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वो इंटीग्रेशन होगा इस तरह से। तो हम यहाँ पे a मिल जाएगा, तो हमारे पास a भी मिल चुका है और b भी मिल चुका है। तो a और ये b दोनों में मिल चुके हैं, तो दोनों का मान हम यहाँ पे रखेंगे जो हमने माना था। यहाँ पे a रखेंगे, b रखेंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम यह मान रख देते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम a और b का मान यहाँ पे रखेंगे, देखो यहाँ पे a का मान रख दिया, यहाँ पे हमने b का मान रख दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको अंदर गुणा करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसको इतना ही लिखा है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर है। अब हमारे वीडियो से आपको यदि हेल्प हो रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो क्रम वाइज से यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारा जो ऐप है क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से, आप उन्हें डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा जो सिलेबस है वो व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो।